जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को आपका जो है एमपी टेट का एग्ज़ाम है। दोस्तों, उसके लिए आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया। दोस्तों, परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 150 नंबर के पेपर आना है, वैसे ही परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और 150 नंबर से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लें। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आप भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लगाएं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MPG के पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MP टेट वर्ग 3 से संबंधित, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। ये 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और उत्तर भी आपको बताना है और ये व्यापम द्वारा पूछे गए पिछले एग्जामों के प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी पेपर की दृष्टि से। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तब आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 विकल्प हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उमरिया में स्थित है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका क्षेत्र रीवा तक है, उमरिया रीवा, ठीक है। और ये सफेद शेरों के लिए भी जाना जाता है, बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं? तब आपको बताना है किस नदी की, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा या फिर चंबल। किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं, वो नदी कौन सी है? तो वो नदी जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है तो क्या है? एक चौकोर में बाघ, एक वृत्त में साल का पेड़, एक वृत्त में बरगद का पेड़, एक चौकोर में बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक वृत्त में बरगद का पेड़, ये मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा होशंगाबाद में है? चंबल राष्ट्रीय उद्यान, वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा जो अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य जो होशंगाबाद में स्थित है? 4 विकल्प हैं, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताना है। तब आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बोरी। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कहां पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, वो अभ्यारण्य कौन सा है? कान्हा, घाटीगांव, चंबल या फिर घड़ियाल। ये 4 विकल्प हैं। वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, वह अभ्यारण्य कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घाटीगांव। घाटीगांव यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, विकल्प नंबर बी है, वो सही हो जाएगा। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है घाटीगांव, ठीक है। वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान बताना है, कान्हा है, चंबल है, संजय है या फिर सरदारपुर है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है कान्हा किसली, यानी कि जो 1 नंबर है वो यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉल्फिन खालिस्तान अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। कौन सी अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है डॉल्फिन? चंबल, घड़ियाल, सदरपुर या शिवपुरी। कौन से
अभयारण्य की नदियों में पाई जाती है? 4 विकल्पों में से हमें बताना है डॉल्फिन। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंबल। चंबल अभयारण्य की नदियों में पाई जाती है कौन सी? डॉल्फिन पाई जाती है। तो आपका विकल्प नंबर जो 1 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ होते हैं, कैसे होते हैं? सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधारी या फिर आल्पाइन? आपको बताना है सागवान और जो साल के वृक्ष होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? सदाबहार होते हैं कि पर्णपाती होते हैं, शंकुधारी होते हैं या फिर आल्पाइन होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पर्णपाती। पर्णपाती यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर या फिर सीधी? तो कौन जाना जाता है अफीम के उत्पादन के लिए? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मंदसौर। मंदसौर यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है ये अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, वी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां खालिस्तान नदी में पाई जाती हैं। किस नदी में? चंबल में, सोन में, जामनी या फिर कुमारी में? कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां किस नदी में पाई जाती हैं आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और ये व्यापम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपकी एमपीजी के और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। तो कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां खालिस्तान नदी में पाई जाती हैं। तब आपका उत्तर होता है सोन नदी। सोन नदी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? जामनी, चंबल, बेतवा या फिर गंभीर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जामनी यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जामनी नदी। अगला दो क्वेश्चन है दोस्तों, कुमारी खालिस्तान है क्या है? सिंधु की सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी, चंबल नदी का एक भाग या ग्वालियर निर्मित नहर है? तो कुमारी क्या है आपको बताना है, कुमारी क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंधु की सहायक नदी। कुमारी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपिल धारा, मंदार, धुआंधार, धुआंधार है, ये धुआंधार में क्या समानता है? सभी सहायक नदियां हैं, सभी ज्वार नदमुख हैं, सभी झरने हैं या फिर सभी डेल्टा हैं? क्या है, क्या समानता है इनमें? कपिल धारा, मंदार या फिर धुआंधार? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या कि ये सभी क्या हैं? झरने हैं, ये सभी झरने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, चंबल, रीवा या फिर सोन? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी हमें बताना है यहां पर। तो पहली लंबी नदी तो नर्मदा आपकी हो गई। ठीक है, दूसरी लंबी नदी जो मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है चंबल। चंबल यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वर्गी, सरदार सरोवर, तिगरा या फिर वारना? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध है? ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार सरोवर। सरदार सरोवर ये जो बांध है जो गुजरात में है नर्मदा नदी पर, और ये सबसे बड़ा बांध बना है नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो आपसे बनना चाहिए सरदार सरोवर जो बांध है वो कहां पर है? गुजरात। गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो खालिस्तान में स्थित है। ओरछा में, मांडू में, खजुराहो या फिर कंदरिया में? सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहां पर स्थित है?
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर स्थित है, ओरछा। ओरछा यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका भोजन संरक्षक प्रारूप में उपयोग किया जाता है? सामान्य लवण का, चीनी का, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का? भोजन संरक्षक प्रारूप के रूप में उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बेकिंग सोडा का। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको संरक्षण के लिए सूर्य की रोशनी में नहीं रखते? आम को, किशमिश को, सेब को या फिर मछली को? किसको संरक्षण के लिए सूर्य की रोशनी में नहीं रखते? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सेव। सेव यानी कि जो 3 नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन? कौन सा भोजन है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या फिर विटामिन? भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है तो कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खनिज। खनिज यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फसल की किस्म सुधार में कौन सा प्रबंधन लाभदायक है? ज्यादा उपज, मात्रा में सुधार, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधन या उपरोक्त सभी? फसल की किस्म सुधार में कौन सा प्रबंधन लाभदायक माना जाता है? तब आपका बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने जो है अपनी किस पुस्तक में दिया है? डार्विन ने जाति की उत्पत्ति, पौधों की जाति, जंतुओं का वंश या प्राकृतिक तंत्र? प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जाति की उत्पत्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या इनमें से कोई नहीं? तो समताप मंडल में जो ओजोन का क्षरण होता है मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत का क्षरण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? भूकंपी तरंगें, रेडियो तरंगें, प्रत्यास्थ तरंगें या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें? तो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं प्रयोग? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? चावल, बाजरा, सोरगम या फिर चना? तो कार्बोहाइड्रेट का आपको बताना है कौन सा स्रोत नहीं है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं, क्या होगा आपका राइट आंसर? तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है तो वो क्या नहीं है, चना। चना यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वातावरण का प्रदूषण किसके कारण है? तेज गति से शहरीकरण, वनों का काटना, वन रोपण या फिर ए और बी दोनों? तो वातावरण का जो प्रदूषण है वो किसके कारण है? तब आपका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पौधा तेल का उत्पादन करता है? मसूर, सूरजमुखी, फूल गोभी या फिर गुड़हल? कौन सा पौधा है जो तेल का उत्पादन करता है? आपको बताना है 4 विकल्प में से।
तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, जो ऐसा पौधा है जो तेल का उत्पादन करता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण शब्द किस भाषा से लिया गया, यानी कि एनवायरमेंट जो है ये किस भाषा से लिया गया, ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश या अंग्रेजी। वातावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? मैंने बताया भी है, अगर आपने विस्तृत रूप से विस्तृत वाली वीडियो पढ़े हैं तो जरूर आपको पता होगा कि ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी में मिलाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो उसके पोषण को बढ़ाता है वह कहलाता है कंपोस्ट, खाद, उर्वरक या फिर वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी में मिलाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो उसके पोषण को बढ़ाता है वह क्या कहलाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उर्वरक। उर्वरक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द पायरो, पायरो किससे संबंधित है? पटाखे से, तापमान से, आग से या फिर विस्फोटक से? पायरो किससे संबंधित है? आपको उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए दोस्तों आग से। पायरो जो शब्द है वो आग से संबंधित है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे व सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का सुचालक है, मिट्टी ऊष्मा का अतिचालक है, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने देखे होंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के घर बने होते हैं और ये मिट्टी के घर जो होते हैं वो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। क्यों? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी ऊष्मा का जो है क्या होती है, कुचालक है। कुचालक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुई के समान हरी पत्तियां पाई जाती हैं फर्न में, पाइन में, लीवर बर्ट में या फिर मौसम में? किस में पाई जाती हैं सुई के समान हरी पत्तियां? मैंने कल आपको जो विस्तृत अध्ययन वाला एक पेड़ पौधों वाला पढ़ाया था उसमें आपको सुई के समान हरी पत्तियां मैंने बताया था आपको कि सुई के समान हरी पत्तियां जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं दोस्तों पाइन। पाइन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवृत बीजी पौधों का जननांग है तो क्या है? कौन, फूल, बीजाणु या इनमें से कोई नहीं? आवृत बीजी पौधों का जननांग कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फूल, है ना। आवृत बीजी पौधों का जो जननांग है वो कौन सा है? फूल, यानी कि जो विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है यहां पर हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। एक तो है हार्नबिल, पीफॉक्स, फ्लाई कैचर या फिर ओमरिया। तो जल्दी से बताएं आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर यानी कि जो विकल्प नंबर सी है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है फ्लाई कैचर। ठीक है, सभी लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी तो कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मिथाइल क्लोराइड। 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस का नाम क्या था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? कान्हा पार्क के नाम से, इंदौर रीजनल पार्क के नाम से, ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क के नाम से या प्रोजेक्ट टाइगर पार्क के नाम से? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू किया? 1969 में,
1979 में, 1973 में या फिर 2000 में? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1973, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें, वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? यूरोपीय संघ की, अमेरिका की, विश्व बैंक की या भारतीय रिजर्व बैंक की? मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक की। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वो नदी कौन सी है? देनवा, महानदी, सिप्रा या फिर चंबल? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वो नदी कौन सी हो? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नदी है? महानदी। महानदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी का उद्गम होता है वह कौन है? मिजो पहाड़ी, काकरी वर्णी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी या फिर केवई पहाड़ी? जहां पर छिप्रा नदी का जो है उद्गम होता है वो पहाड़ी कौन सी है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा काकरी वर्णी। काकरी वर्णी जो पहाड़ी है वो पहाड़ी है जहां से छिप्रा नदी का उद्गम होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की, नर्मदा की, छिप्रा की या फिर चंबल की? सरस्वती और खार जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा छिप्रा। छिप्रा की सहायक नदियां मानी जाती है सरस्वती और खार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं, दोनों का उद्गम स्थान मैकल पहाड़ी है या फिर दोनों बेतरिका हैं और बहकर अरब सागर में मिलती हैं या फिर दोनों ग्वालियर की नदियां हैं? क्या समानता है केवई और जोहिला नदियों में? तब राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दोनों नदियों का उद्गम स्थल मैकल पहाड़ी है ना, मैकाल पहाड़ी। केवई और जोहिला, इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वो मैकाल पहाड़ी है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? लश्कर के मैदान की, यमुना और गंगा, यमुना और चंबल, गंगा और यमुना और सोन और चंबल? तो लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली जो 2 नदियां हैं वो नदियों के नाम कौन से हैं आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यमुना और चंबल। यमुना और चंबल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है? बैतूल, इंदौर, धार या फिर रीवा? सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला बताना है हमें, कौन सा जिला है? तब आपका राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो सही होगा। सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जो जिला है वो इंदौर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी खाना पकाने वाली गैस के मुख्य अवयव हैं तो कौन सी हैं? मीथेन एवं एथेन, एथेन एवं प्रोपेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन या फिर ब्यूटेन एवं पेंटेन? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी खाना पकाने वाली गैस के जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं प्रोपेन एवं ब्यूटेन, यानी कि जो सी नंबर है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। प्रोटीन का स्रोत की पहचान करना है। मक्का है, पालक है, मसूर की दाल है या फिर घी है? प्रोटीन का स्रोत कौन सा है इनमें से? आपने पढ़े हैं, प्रोटीन के स्रोत पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़े हैं, है ना? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मसूर की दाल।
ये जो है भोज्य पदार्थों में प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, तो मसूर की दाल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता? तो क्या नहीं होता? मांस, दूध, अंडे या फिर दालें। क्या प्राप्त नहीं होता जंतुओं से? बिल्कुल राइट आंसर होगा दालें। दालें यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के, वसा के या फिर रेसे के? सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत माने जाते हैं, तो किसके माने जाते हैं? तब आपको सभी को पता है कि सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, और आपका जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का खाली स्थान है, क्या है? तना है, जड़ है, फल है या फिर पत्तियां हैं? आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का क्या है? तो आपको ने बताया है कि पौधे का ये जड़ है, जड़। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत कौन सा है? गुड़, हरे पत्तियों की सब्जियां, नट या फिर उपरोक्त सभी? तो रक्त अल्पता को कम करने वाला जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा। रक्त अल्पता को कम करने के प्रमुख स्रोत हैं तो उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं प्रायः किस भाषा में होते हैं? हिंदी में, अरबी भाषा में, फ्रेंच या फिर लैटिन में? जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन, लैटिन भाषा, यानी कि डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर। तब आपका अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस या फिर मिट्टी का तेल? नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझते हैं आप। आपको निम्न में से बताना है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? जैव गैस। जैव गैस जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित खाद का उदाहरण है, तो हरित खाद का क्या उदाहरण है? ज्वार, जौ, लोबिया या फिर भूसा? हरित खाद का उदाहरण बताना है हमें, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर होगा लोबिया। हरित खाद का उदाहरण होता है लोबिया, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या फिर बी कुरियन जिसके जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति के, सफेद क्रांति, औद्योगिक क्रांति या फिर नीली क्रांति? वर्गीज कुरियन साहब जो हैं किस क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा सफेद क्रांति, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है, और सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यावसायिक फसल का उदाहरण है तो कौन सा है? तेलीय बीज, गन्ना, मसाले या फिर दालें? व्यावसायिक फसल का उदाहरण कौन सा है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा गन्ना। गन्ना यानी कि 2 नंबर आपका सही होगा। व्यावसायिक फसल का उदाहरण माना जाता है गन्ना, और वी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में स्थानांतरण करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? संकरण, आनुवांशिक रूपांतरण, चुनना या फिर परिचय? एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थों को दूसरे पौधों में स्थानांतरण करने की जो विधि कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो बिल्कुल सरल आंसर है आनुवांशिक रूपांतरण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जिसमें होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का अवशोषण या कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, जल का अवशोषण या ऑक्सीजन का निष्कासन, या फिर जल का अवशोषण या कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन? तब आपके सामने उत्तर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। ठीक है, अब अंतरा फसल रखती है तो क्या रखती है? एक समय में एक होने वाली फसल, एक खेत में विभिन्न फसलें, या फिर 2 या
दो से अधिक एक साथ फसलें एक ही खेत में उगाना, या दो से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना। तो अंतरा फसल रखती है तो क्या रखती है? तब आपका उत्तर क्या होगा? दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना, ये अंतरा फसल से संबंधित है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की किस परत पर ओजोन उपस्थित है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल? आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ओजोन उपस्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि सी नंबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? जैव निम्नीकरण नहीं है बताना है, पेपर, प्लास्टिक, कपड़ा या फिर वनस्पति पदार्थ। जैव निम्नीकरण नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक। ये जैव निम्नीकरण नहीं माना जाता, क्योंकि प्लास्टिक का क्या नहीं होता, अपघटन नहीं होता, इसलिए इसे जैव निम्नीकरण नहीं माना जाता। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर प्लास्टिक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र तल से क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई लगभग कितनी है? आपको बतानी है क्षोभ मंडल तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, और आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 10 किलोमीटर। ठीक है, ये क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई है समुद्र तल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें या सूक्ष्म तरंगें? ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है बताना है, ऊष्मीय प्रभाव का। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव का जो कारण होता है वो अवरक्त किरणें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी? अम्लीय वर्षा का कारण हमें बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। अम्लीय वर्षा के कारण सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल आंसर यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जुलाई, 1 दिसंबर या 8 जून को? तो सभी लोगों को पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में किस व्यक्ति ने चिपको आंदोलन शुरू किया? मेधा पाटकर, AK बनर्जी, अमृता बिश्नोई या सुंदरलाल बहुगुणा ने? चिपको आंदोलन शुरू किया तो किसने किया? तो बिल्कुल सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहां पर राइट आंसर होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम के कीड़े के जीवन की सही विकास अवस्था कौन सी है? रेशम के कीड़े की अंडा, प्यूपा, सुंडी, वयस्क? अंडा, सूंडा, प्यूपा, वयस्क? अंडा, वयस्क, लार्वा या फिर प्यूपा? लार्वा, वयस्क, अंडा या प्यूपा? तो रेशम के कीड़े के जीवन की सही जो विकास अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है अंडा, सूंडा, प्यूपा और वयस्क। ठीक है, तो अंडा, सूंडा, प्यूपा और वयस्क, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा रेशम के कीड़े की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बीज पत्रीय पौधों की जड़ और पत्तियां होंगी, कैसी होंगी? एक बीज पत्रीय, रेशेदार जड़ और समानांतर श्रावन्यास, रेशेदार जड़ और जालिका रूपी श्रावन्यास, अपस्थानिक जड़ और जालिका रूपी श्रावन्यास या फिर मूसला जड़ और जालिका रूपी श्रावन्यास? एक बीज पत्री पौधों की जड़ और पत्तियां कैसी होंगी? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि रेशेदार जड़ और समानांतर शिराविन्यास। ठीक है, रेशेदार जड़ और समानांतर शिराविन्यास होंगी एक बीज पत्रीय पौधे की जड़, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है, टैंक सिंचाई, नहर सिंचाई, कुआं सिंचाई या नलकूप सिंचाई? कौन सी सिंचाई उपयुक्त है? मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है,
तो राइट आंसर हो जाएगा टैंक सिंचाई के लिए। टैंक सिंचाई यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। तब आपको बताना है कि ये जो आकर्षण बमनी दादर है जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में है। आपको बताना है, ऐसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। ये 4 विकल्प है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 4 में से सभी लोग एक उत्तर बताएंगे। तब आपका दोस्तों बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर आपका डी यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीवा के महाराजा का जो खेल रिजर्व अब तब्दील कर दिया गया है, किसमें तब्दील कर दिया गया? महादेव अभ्यारण्य में, बांदीपुर अभ्यारण्य में, बांधवगढ़ अभ्यारण्य में या फिर पन्ना रिजर्व में? किसमें रीवा के महाराजा का जो खेल रिजर्व है अब तब्दील कर दिया गया, तो कौन से अभ्यारण्य में कर दिया गया आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बांधवगढ़ अभ्यारण्य में। बांधवगढ़ अभ्यारण्य यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है यहां पर सफेद शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं तो कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, वन विहार पार्क में या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में? तो भारत में सबसे पुराने जो जंगल पाए जाते हैं वो कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है उत्तर। और अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। भारत में सबसे पुराने जो जंगल पाए जाते हैं वो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अचानकमार एक अभ्यारण्य है, अचानकमार एक अभ्यारण्य है, एक किस जिले में स्थित है? आपको बताना है ये किस जिले में स्थित है, रीवा में, अनूपपुर में, रतलाम या फिर मुरैना में? तो अचानकमार एक अभ्यारण्य है और ये अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों अनूपपुर। अनूपपुर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा। अचानकमार जो अभ्यारण्य है वो अनूपपुर में स्थित है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी सागर अभ्यारण्य स्थित है मंदसौर में, सोन, रीवा या फिर जबलपुर में? कहां पर स्थित है गांधी सागर अभ्यारण्य? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो गांधी सागर अभ्यारण्य है वो है मंदसौर यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अभ्यारण्य जिसमें कई चट्टान आश्रय हैं कौन से अभ्यारण्य में? कैन घड़ियाल में, शिवपुरी में, नरसिंहगढ़ में या फिर कान्हा में? तो चट्टान आश्रय हैं वो कौन सा अभ्यारण्य है? 4 विकल्प में से आपको बताना है वो कौन सा अभ्यारण्य जिसमें कई चट्टान आश्रय हैं और चट्टान आश्रय जो हैं वो किसमें हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अभ्यारण्य जो कि मुरैना में स्थित है कौन सा है? सोन अभ्यारण्य, कूनो अभ्यारण्य, घाटीगांव अभ्यारण्य या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य? तो आपको बताना है कौन सा अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है। 4 विकल्प में से चयन करें और उत्तर बताएं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कूनो। कूनो यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल निकलती है, चंबल जो नदी है वो कहां से निकलती है? सागर जिले से, रीवा जिले से, जानापाव हिल्स से या मिक्की सीमाओं से? तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? सभी लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट में लिखें। चंबल निकलती है तो कहां से निकलती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जानापाव पहाड़ी या जानापाव हिल्स, 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीना और हसन सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की, ताप्ती की, नर्मदा या फिर बेतवा की?
बीना और हसन किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतबा। बेतबा यानी कि 4 नंबर है ना। बीना और हसन जो सहायक नदियां हैं वो बेतबा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रमुख शहर जिससे शिप्रा नदी गुजरती है, कौन सा शहर है? उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर या फिर सागर। एक प्रमुख शहर का नाम बताना जिससे शिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी जिसे बोले क्षिप्रा वो नदी गुजरती है, तो वो कौन सा शहर है? आपने कमेंट में जो उत्तर बताया है वो बताया है उज्जैन, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, चंबल, बेतबा या फिर ताप्ती। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेतबा। बेतबा यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांढर एक झरना है जो कि इनके द्वारा बनाया जाता है। किन के द्वारा बनाया जाता है? मांढर एक झरना है जो कि इनके संगम के द्वारा बनाया जाता है। नर्मदा और ताप्ती के संगम द्वारा, नर्मदा और तबा के, चंबल और नर्मदा के, या फिर चंबल और ताप्ती के। तब आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नर्मदा और तबा। नर्मदा तबा का जो संगम है इसके द्वारा मांढर एक झरना है जो बनाया जाता है ना, मांढर। तो आपका जो विकल्प नंबर आपका नर्मदा और तबा है, बी नंबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित है, तो किस नदी से विभाजित है? आपको बताना है जिला गुना तबा से, तमसा से, सिंध से या फिर जामनी से। तो जिला गुना किस नदी से विभाजित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंध। सिंध यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, नर्मदा पर, चंबल पर या फिर तवा पर। गांधी सागर बांध आपको बताना है ये किस नदी पर बनाया गया है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंबल नदी, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जय मित्रा योजना खालिस्तान। जय मित्रा योजना है खालिस्तान क्या है? ग्रामीण पानी सेट प्रबंधन है, शहरी छत जल संचयन है, स्थायी जल प्रबंधन है या फिर जल प्रदूषण नियंत्रण है। तो आपको बताना है जय मित्रा जो योजना है वो किससे संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जय मित्रा जो योजना है वो संबंधित है शहरी छत जल संचयन से, यानी कि जो 2 नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा, जय मित्रा योजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप कैन घड़ियाल अभ्यारण्य जाते हैं तो निकटतम पर्यटन स्थल कौन सा है? मांडू है, उज्जैन है, खजुराहो या फिर ग्वालियर। कैन अभ्यारण्य आप जब जाते हो तो निकटतम जो आपका पर्यटन स्थल है वो कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खजुराहो। खजुराहो यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? 1981, 88, 91 या 2000 में। तो करेरा अभ्यारण्य के बारे में बताना है कि ये कब स्थापित किया गया। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? करेरा अभ्यारण्य जो कि शिवपुरी में है और ये स्थापित किया गया 1981, यानी कि जो 1 नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है? तब आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सतपुड़ा, कैन घड़ियाल, करेरा या फिर नेमावर। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा जो पार्क माना जाता है वो कौन सा पार्क माना जाता है? सतपुड़ा, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम कौन सा है? विंध्या पर्वतधाम, रिक्सा पर्वत, हेमा पर्वत या शिवालिक। अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम आपको बताना है। अमरकंटक आपको पता होगा कि जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, और ये अमरकंटक के लिए जो पौराणिक नाम है वो क्या है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा रिक्सा पर्वत, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा।
ठीक है, अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम है रिक्सा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगा समय है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या फिर 12 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लगता है? तब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 8 मिनट, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किसके द्वारा विमोचक होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों से, रेडियो तरंगों से, भूकंपीय तरंगों से या प्रत्यास्थ तरंगों से? तो भूकंप किसके द्वारा विमोचक होते हैं आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भूकंपी तरंगों से, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भूकंप किसके द्वारा विमोचक होते हैं? तो भूकंपीय तरंगों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। तब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपको पता होगा दोस्तों कि जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। ये बी सी विटामिन जो है जल में घुलनशील माने जाते हैं। तो विटामिन बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? तो किस स्थिति में दी जाती है? रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी या फिर रिकेटस? तो सभी को पता है कि कैरोटीन से भरपूर भोजन की जो सलाह दी जाती है वो दी जाती है रतौंधी में। ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, रतौंधी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? रॉबर्ट व्हिटेकर ने, लैमार्क ने, बेंथम होंकर ने या फिर लिनियस ने? तो 5 जगत जो वर्गीकरण दिया है वो किसने दिया है? यहां पर हमें उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 5 जगत जो वर्गीकरण दिया है वो दिया है दोस्तों किसने? रॉबर्ट व्हिटेकर, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है? तो कार्बनिक कृषि में कौन सा शामिल नहीं है? रासायनिक उर्वरक, कंपोस्ट, कृमि कंपोस्ट या फिर हरा खाद या फसल चक्र? तो कार्बनिक कृषि में जो शामिल नहीं है दोस्तों वो कौन सा नहीं है? रासायनिक उर्वरक, यानी कि जो ए नंबर है वो यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाढ़ एक परिणाम हो सकता है जब पेड़ पानी को न रोकें, जब अपर्दित मृदा नदियों एवं झरनों में जमा हो जाए या फिर जब नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़े। तो बाढ़ एक परिणाम हो सकता है, किसका परिणाम हो सकता है? या फिर उपर्युक्त सभी का? तो बाढ़ एक परिणाम हो सकता है उपर्युक्त सभी का, जब अपर्दित मृदा में नदियां में जो है मृदा जमा हो जाए या फिर जब नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़े या जब पेड़ पानी ना रोकें, तो ये सभी का परिणाम हो सकता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मृदा की ऊपरी सतह धुल जाए तो वह अपर्दन कहलाता है, क्या कहलाता है? परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, आश्रय का धोवन या फिर वायु अपर्दन? क्या कहलाता है? जब मृदा की जो ऊपरी परत है वो धुल जाए तो वह अपर्दन क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? परत अपर्दन, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा यहां पर, परत अपर्दन, है ना, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? पौधों में संचित चीनी, श्वसन के समय निकलती ऊष्मा, सौर ऊर्जा या किण्वन के समय निकलती ऊष्मा? तो आपको बताना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक जो स्रोत माना जाता है, तब सभी लोगों को पता है क्या माना जाता है? सौर ऊर्जा, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है? तो फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं तो कौन नहीं है? जल का उपलब्ध होना, फसलों की अवधि, मृदा के प्रकार या फिर जलवायु? इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में सहायक नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? जलवायु, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पर्यावरण से संबंधित, है ना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना जो कि व्यापम द्वारा
ओल्ड परीक्षाओं में पूछे गए या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, जिन्हें ओल्ड पेपर कहें। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। इसी प्रकार के पर्यावरण के कई अन्य जो है प्रश्न आएंगे जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं व्यापम द्वारा। तो आप इसी तरह से बने रहें, चैनल पर लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।